नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशंस तक, देश विदेश की इकोनॉमीज की बात हो या कमोडिटी और क्रिप्टो की हलचल को समझना हो, शेयर बाजार की उतार चढ़ाव हो या म्यूचुअल फंड्स की चाल को समझना हो, बैंकों की बात हो या रेगुलेटर्स की, इन सभी से जुड़े मसलों को इस शो में हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। चर्चा को आसान बनाने के लिए, सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। पिछले 4 सालों में भारत के सरकारी बैंकों ने 1-2 नहीं बल्कि 4.48 लाख करोड़ से ज्यादा के बैड लोन यानी एनपीए को राइट ऑफ कर दिया। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी। इसमें सबसे ज्यादा राइट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया। क्या होता है एनपीए और राइट ऑफ, किन किन बैंकों ने कितना राइट ऑफ किया, राइट ऑफ का मतलब लोन माफी है या नहीं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे ऑटो सेल्स नंबर्स की। जुलाई में रिटेल ऑटोमोबाइल सेल्स में सालाना आधार पर 4.3% की गिरावट दर्ज की गई। टू व्हीलर्स की बिक्री 6.5% तो पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री करीब 1% घटी। क्यों कम बिक रहे हैं व्हीकल्स? पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री के आंकड़े क्या कहते हैं? वहीं कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री के आंकड़े कैसे आए, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे गोल्ड की। दुनिया भर में गोल्ड के कारोबार को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने अब 1 किलो और 100 ऑन्स की गोल्ड बार पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया। क्या है अमेरिका का नया आदेश? अमेरिका ने गोल्ड पर कौन सा टैक्स लगाया है? इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? आसान भाषा में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। पिछले 4 सालों में भारत के सरकारी बैंकों ने 4.48 लाख करोड़ के ज्यादा के जो बैड लोन्स हैं यानी एनपीए हैं उसको राइट ऑफ कर दिया। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी। इसमें सबसे ज्यादा राइट ऑफ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर फाइनेंशियल 25 के बीच में कुल 80,197 करोड़ के एनपीए राइट ऑफ किए। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 68,557 करोड़, तो पंजाब नेशनल बैंक ने 65,366 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 55,279 करोड़ रुपए, तो वहीं कैनरा बैंक ने 47,359 करोड़ और इंडियन बैंक ने 29,949 करोड़ के लोन राइट ऑफ किए। प्रवीण सर, क्या होता है एनपीए और राइट ऑफ, सबसे पहले ये समझाइए, उसके बाद ये भारी भरकम जो आंकड़ा है, जो मैं अपने पीसीआर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि उसको ऑन स्क्रीन दिखाइए, इस चीज़ को समझाइए सर। नहीं, देखिए, राइट ऑफ का मतलब ये है कि एक तरह से आपके ये कर्जे जो है वो बैंकों के जो बांटे गए कर्ज हैं वो एक तरह से डूब गए हैं। एनपीएज हुए, डिफ़ॉल्ट के बाद जब बैंक अपनी रिकवरी करने में तकरीबन नाकाम हो गए तो फिर उन कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया गया, उनको राइट ऑफ कर दिया गया। सर, अब सरकार का कहना ये है और सरकार ने सदन में भी ये बताया, इस बात का जी जिक्र किया कि राइट ऑफ भले हो गए हैं, करने पड़े हैं, बुक्स से हटाना पड़ा है, लेकिन ये कर्ज अभी भी वसूली की प्रक्रिया में है। मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक अब इन कर्जों को बिल्कुल भी वसूल नहीं करेंगे, ये कर्ज खत्म हो गए। बैंक इनको वापस करने की या रिकवरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें सवाल इस बात का है कि जिन कर्जों को राइट ऑफ कर दिया गया, मान लीजिए एसबीआई की अगर हम बात करें, 80,000 करोड़ से ज़्यादा के राइट ऑफ हैं, इसमें से रिकवरी आखिर होगी कितनी? सबसे बड़ा सवाल ये है, कितना बड़ा हेयर कट बैंक लेके चलने वाला है? क्या 10% की रिकवरी होगी, क्या 5%? क्योंकि जो कर्ज राइट ऑफ हो गए वहाँ आप ये मानकर चलिए कि बहुत मुश्किल है कि आपका पैसा पूरा का पूरा वापस आए। इसकी तो कतई उम्मीद नहीं होती। 50%, 60% भी आना मुश्किल होता है। मेरे पास एक आंकड़ा है सर, बहुत सटीक आंकड़ा है, इस समय दम बैठता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो सर, राइट ऑफ किया गया जो लोन है कभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ। इस बात को आप कह चुके हैं। 2000 या 2001 से लेकर 2012-13 तक अगर पब्लिक सेक्टर बैंकों के आंकड़ों को अगर देखिएगा प्रवीण सर, तो 1.45 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ किए गए थे। ठीक है सर, जिसमें से केवल मात्र 33,950 करोड़ यानी लगभग मात्र 23% ही रिकवर किया गया। दूसरा आंकड़ा यह है प्रवीण सर कि 2014-15 से लेकर अगर 2017-18 तक की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 3.17 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए। उसमें से भी केवल मात्र 44,900 करोड़ रुपए यानी लगभग देखिए
14% तक ही रिकवर हो पाया। अगर ओवरऑल रिकवरी देखी जाए प्रवीण सर, तो 13 से लेकर मात्र 23% के आसपास बैठती है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा तो सीधे समझिए आप तो अपने बुक से निकाल दिए, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं लॉस है, और ये आम टैक्स पेयर्स का पैसा है, उनकी लॉस है। बिल्कुल वो लॉस है। और अब आप इस बात को समझिए कि बैंक जो है, और ख़ास तौर पर एसबीआई या दूसरे अगर हम बैंकों की बात करें, तो वो जो अलग अलग तरह के चार्ज लगाते हैं कस्टमर्स पर, उसके जरिए बैंकों को एक लंबा चौड़ा पैसा, प्रॉफिट का जो एक बड़ा हिस्सा, ये इस तरह के चार्ज बनाती हैं। चाहे एटीएम से आपको 5 बार की जगह 6 बार आप निकाल रहे हैं तो उस पर तब तक चार्ज नहीं है, अब चार्ज बढ़ा दिए गए। पहले 21 रुपये लगता था, 23 रुपये कर दिया गया। चेक बुक का चार्ज, इनफैक्ट मिनिमम बैलेंस को लेके भी बड़ा वो था कि मिनिमम बैलेंस कम हुआ, आप पे चार्ज लगना शुरू हो गए। तो आम आदमी के ऊपर तो बैंक चार्ज लगाते हैं और कहते ये हैं कि हमको जो इंफ्रा मेंटेन करना पड़ रहा है, चाहे एटीएम क्या तक पैसा पहुंचाना हो, उनको रीफिल करना हो, वहाँ सिक्योरिटी हो, वहाँ सीसीटीवी कैमरे हो, वो इंफ्रा, उसके बाद क्या नाम आपका जो खाते को मेंटेन करने का कॉस्ट जो है वो, तो ये सब चीज़ें करने के एवज में बैंक आपसे पैसा लेते हैं और वो लंबा चौड़ा अमाउंट है। लेकिन आप जो राइट ऑफ कर देते हैं वो अमाउंट आप उसके तुलना में देख लीजिए, 80,000, 90,000 करोड़, 65,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है उसको सीधे सीधे आप राइट ऑफ कर देते हैं। और ज़्यादातर कर्ज जो है इनमें से वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का है, और इस चीज़ को लेके ही बार बार बातें आती हैं। लेकिन इसमें एक मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप पिछले 10 सालों को देखेंगे तो सरकारी बैंकों की यहाँ पे बात हो रही, सरकारी बैंकों का परफॉर्मेंस अगर आप 2014 के पहले तक देखेंगे तो सरकारी बैंक बहुत बुरी शेप में आ गए थे। कहा यह जाता था कि फ़ोन कॉल्स के जरिए आपको कर्ज मिलते थे, एक फ़ोन कॉल पहुंचता था, कर्ज बांट दिए जाते थे, इस तरह की बातें आती हैं। और उसके बाद पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को सुधारने की कोशिश शुरू हुई, और आज की तारीख में अगर हम देखें, तमाम ये राइट ऑफ और लॉसेस को हटा के एक बार बैंकों की सेहत, सरकारी बैंकों की सेहत इस वक्त जो है वो सबसे अच्छी सेहत सरकारी बैंकों की है। प्रवीण सर, एक सवाल मेरा ये है, अभी मैं न्यूज़ रूम में इस बात को डिस्कस कर रहा था तो मार्केट एक्सपर्ट से मेरी चर्चा हो रही थी, तो वो कहे कि विशाल, इस आंकड़ों को आप अगर किसी भी बैंक के अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखिएगा तो वो आंकड़ा बहुत कम आता है। या लोन बुक से आप उसको कंपेयर कर लें। तो ये वाला मामला क्या, ये भी हम आपसे समझना चाहें। कहा जा रहा था कि एसबीआई का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 9 लाख करोड़ के आसपास है, उसमें से अगर 80,000 इसने राइट ऑफ कर ही दिया, बुक से हटा दिया, तो ये लेस देन 1% है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है अभी भी? बिल्कुल, इस बात से देखिए इत्तेफाक कोई भी रखेगा कि जितनी बड़ी 9 लाख या 10 लाख करोड़ की अगर आपकी लोन बुक है, उसमें से अगर आपका 80,000 करोड़ रुपए का राइट ऑफ करना पड़ा तो वो आपका 1% भी हिस्सा नहीं बनता। और सरकार के जो आंकड़े वो भी ये बताते हैं कि 4-5 साल पहले 9.11% के आसपास एनपीए थे गवर्नमेंट के बैंकों के, जो घट के अब 2.58% के करीब आ गए। ये राहत वाली खबर थी। तो आप बैंकों, वही मैं बात कह रहा था कि बैंकों के जो सरकारी बैंकों की स्थिति मजबूत हुई है, चाहे कैपिटलाइजेशन की बात हो, अच्छी तरह से वेल कैपिटलाइज्ड है, सरकारी बैंकों के पास पूंजी है। एक वक्त ये था कि सरकार को पूंजी इन्फ्यूज करनी पड़ती थी बैंकों में जी, ताकि उनके पास पूंजी बनी रहे, हालत खराब थी। अब सरकार ने इस पूरे सेक्टर को कंसोलिडेट किया है, बैंक्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जो बात ये 1% वाली जो बात है एनपीएस की, वो बात भी दुरुस्त है। इसके बावजूद अगर 80,000, 90,000 करोड़ के या 1% भी अगर आपकी एसेट क्वालिटी गड़बड़ है जी, तो वो एक फिक्र पैदा करता है, वो एक चिंता पैदा करती है। इस हिसाब से तो आपको 20-21,000 या 22,000 करोड़ रुपए का जो आप पैसा ले लेते हैं, आप चार्जेस नहीं चार्जेस के तौर पर कस्टमर से, आप उसको भी माफ कर सकते हैं, उसको भी राइट ऑफ कर सकते हैं। जब आप 80,000 करोड़ रुपए वेव ऑफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, तो आप 20,000 करोड़ भी माफ कर सकते हैं। मिनिमम अकाउंट बैलेंस के आधार। एग्जैक्टली, नॉट ओनली मिनिमम अकाउंट बैलेंस, बहुत सारे चार्जेस हैं। बहुत सर, चाहे एटीएम का चार्ज हो, चाहे चेक बुक इश्यू करने के चार्ज हो, चाहे तमाम तरह के, या मान लीजिए एनुअल चार्जेस हों, तो वो जो तमाम तरह के चार्ज बैंक वसूलते हैं आपसे, उस पर भी बैंक राहत दे सकते हैं। और अभी तो मैं आपको बताऊं कि यूपीआई को लेके भी चार्जेस की बात आ रही है। खुद आरबीआई गवर्नर ने कह दिया है कि आप ये मत सोचिए कि ये फॉरएवर जो है वो फ्री रहेगा, समबडी हैज टू बेयर द कॉस्ट, यानी मुझ पे नहीं आएगी तो मर्चेंट पे आएगी, किसी ना किसी को उसकी कॉस्ट उठानी पड़ेगी। फिर ये 80,000 करोड़ की कॉस्ट कौन उठा रहा है?
सो देर आर सम क्वेश्चंस जिनका आंसर देना चाहिए, रेशनल होके देना चाहिए जी। बट फिर भी जो बॉटम लाइन है इस पूरी कहानी की, बॉटम लाइन अगर आप देखेंगे उसमें 10 साल के पीरियड को हमको देखना पड़ेगा। 10 साल के पीरियड में सरकारी बैंक आज की डेट में जितने मजबूत नजर आते हैं उतने मुझे अपने ज्ञात जितने वो उसमें कभी दिखाई नहीं दिए बैंक। जी सर, पंकज चौधरी साहब ने यह भी कहा कि राइटअप के अलावा भी बैंक जो है कई कानूनी रास्ते भी अपनाते हैं, जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि सिविल कोर्ट्स में मुकदमा कराया जाता है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है जो सर जिसको आप DRT के नाम से जानते हैं, उसमें कह रहे हैं कि वो केस दाखिल किया जाता है। सरफेसी एक्ट के तहत कहा जाता है कि जो संपत्ति उसको जब्त किया जाता है। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC के तहत कहा जाता है कि NCLT में मामला दर्ज कराकर हम लोग कोशिश करते हैं कि रकम जो है, ये जो आंकड़ा है, इसको कम किया जा सके, लेकिन फिर भी चिंता के विषय वाली जो बात है वो देखने को मिलती है। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। त्योहारी सीजन से पहले कार बाजार में सुस्ती दिख रही है। जुलाई में कारों की बिक्री कम रही। टाटा मोटर्स, हुंडई, टोयोटा और होंडा जैसी बड़ी कंपनियों की बिक्री में गिरावट आई। वहीं देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री लगभग स्थिर रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा और किया की बात करें तो इनकी बिक्री भी बढ़ी, लेकिन कार बाजार में अभी भी निराशा का माहौल है। जानकारों का कहना है कि मांग में कमी है। प्रवीण सर, आप कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को, और जिस तरह से फाडा के आंकड़े आए हैं वो क्या चिंताजनक है, वो हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, जो ऑटो सेल्स के नंबर हैं वो पूरी ऑटो इंडस्ट्री के सामने जो पिछला जो पूरा दौर, जो एक तरह से कहें कि हम एक ख़राब फेज से गुजर रही है ऑटो सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्री, उसकी ये गवाही देते हैं जुलाई के फाडा के जो नंबर हैं। अब चाहे आप कार सेल्स या जिसको पैसेंजर व्हीकल की कैटेगरी में डाला जाता PV की, चाहे आप उसको देख लीजिए, चाहे आप टू व्हीलर की सेल्स को देख लीजिए, दोनों जगह पे गिरावट अच्छी खासी नज़र आ रही। तकरीबन 6.5% टू व्हीलर की सेल्स गिरी है, और इसी अनुपात में अगर हम देखें तो लगभग 1% के आसपास कारों की सेल्स में गिरावट है, जिसको पैसेंजर व्हीकल्स वाले सेगमेंट में देखते हैं ना सर। बिल्कुल जी। तो ये दोनों जो कोर कंपोनेंट हैं जिससे पता चलता है कि इकोनॉमी में क्या डिमांड है, उसका आइडिया लगता है, वहाँ गिरावट है। दूसरी बात क्या है कि टू व्हीलर सेल्स यानी मोटरसाइकिलों की, स्कूटरों की सेल्स है, वो सबसे ज़्यादा दिखाई देती है आपको रूरल एरियाज़ में। जुलाई के जो नंबर है वो ये बता रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में डिमांड जो है वो पिछले साल के मुकाबले टू व्हीलर की कमज़ोर हुई है। इसका मतलब रूरल डिमांड कमज़ोर हुई है। जी। कारों के साथ समस्या ये है कि उनकी कीमतें इतनी ऊपर हुई हैं, लोगों की कमाई घटी है, जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़े हैं और बाकी चीज़ें महंगाई है, उस हिसाब से लोगों की कमाई नहीं बढ़ी, और इसीलिए लोग जो है गाड़ियों से दूर जा रहे हैं। सरकार की, और चाहे ख़ास तौर पर अगर आप देख लीजिए मारुति की, तो उनकी सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि छोटी कारों की बिक्री नहीं हो रही है। जी। गाड़ियां बिक रही हैं तो उसमें SUVs हैं या लग्जरी, और अब तो हालत ये है कि ना लग्जरी बिक पा रही ना SUVs बिक पा रही हैं। तो समस्या पूरी की पूरी इंडस्ट्री के साथ है। एक लेकिन जो ट्रेंड जो समझ में आता है, देखिए, 3 व्हीलर की सेल्स बढ़ी है आपकी जी। ट्रैक्टरों की सेल जो है वो 11% बढ़ी है ना। तो सर आप माफ चाहिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। बिल्कुल। दो आंकड़ों को मैं आपसे समझना चाहूंगा। ट्रैक्टर वाला जो सेल्स वाला आंकड़ा है वो 11% बढ़ा है जी, और टू व्हीलर्स वाला जो आंकड़ा है वो 6.5% के आसपास गिरा है। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, जिस तरह से पता चल गया कि मानसून अच्छा आएगा, स्काईमेट का भी अनुमान था 104-106 के आसपास, IMD का भी अनुमान था 106 के आसपास का। तो क्या किसानों को लगा कि मानसून अच्छा आने वाला है, तो मान लीजिए अभी मुझे बाइक खरीदना हो तो उस वाले प्लान को रोक कर पहले ट्रैक्टर खरीद लेते हैं क्योंकि उसकी यूटिलिटी ज्यादा, क्या ये बड़ी वजह थी या नहीं? बिल्कुल। देखिए, इसको हमको इस तरह से समझना होगा कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई चीजें हैं, जुड़ी हुई ऑटो ऑटो एक्टिविटीज है, वहाँ पे हमको तेजी दिखाई दी है, और ये एक बड़ा ट्रेंड है जो समझने वाला है। मसलन देखिए, ट्रैक्टरों की सेल्स 11% बढ़ी है, 3 व्हीलर की सेल्स भी लगभग 1% बढ़ी है, और उसके साथ जो आपका कमर्शियल व्हीकल्स है इनकी सेल्स भी 0.25% के अराउंड बढ़ी है। केवल जो कंस्ट्रक्शन जो इक्विपमेंट वाले जो हैवी 33% का डिक्लाइन, बिल्कुल हैवी अर्थ मूवर्स जिनको हम एक तरह से कह सकते हैं, उनकी बिक्री घटी है। इसका मतलब ये है कि जो कमाई से जुड़े हुए जो ऑटो वो हैं उनकी बिक्री बढ़ी है। लोगों को जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसमें मुझे लगता है इजाफा हुआ है। ट्रैक्टरों की बिक्री का बढ़ना और टू व्हीलर का घटना जी, वो भी इसी से जुड़ा हुआ दिखाई देता है विचार। जी। प्रवीण सर, अब एक और पॉइंट पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। क्या जो
पैसेंजर व्हीकल्स और तमाम तरह की जो ऑटो सेक्टर की जो संकट है, उसके पीछे एक अहम वजह ये भी हो सकती है क्या सर, चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट और मेटल्स वाला मामला, उस वजह से भी कहा जाए कि impact नहीं, पड़ा है? अभी देखिए किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन पे चाइनीज़ मैग्नेट जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनकी कमी का असर दिखाई नहीं दिया, कम से कम अभी तक का इसी तरह का वो है। ओके किसी भी व्हीकल के का प्रोडक्शन इंडिया में अभी तक हॉल्ट नहीं हुआ, यानी रुका नहीं है। ओके। ठीक है। लेकिन खरीदारी में कंज्यूमर बिहेवियर जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, या उसमें क्या एक बड़ा फैक्टर हो सकता है सर, ट्रेड अनसर्टेनिटीज, लोगों को लग रहा हो कि जिस तरह से नौकरियां जाने का डर हो एआई के आने की वजह से और तमाम तरह के जो फैक्टर्स है उस वजह से लोग हाथ बांध कर सबसे बैठे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा मसला है प्राइसेस का बढ़ना। ठीक है, उसमें सरकारी जो रूल्स रेगुलेशन है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसके बढ़ने की भी एक वजह ये है। दूसरा, लोगों की कमाई उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। तीसरा, जो आप कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है, इसलिए लोग बहुत सारे जो अपना फैसला है उसको टाल रहे हैं। जी। वो गाड़ियां बिक रही हैं जिनको हम देख रहे हैं कि जो कमर्शियल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रही हैं, जिनके जरिए पैसा कमाया जा सकता है। बाकी सारी की सारी ऑटो जो डिमांड है वो अभी एकदम से सबड्यूड या स्लो डाउन के फेज में दिखाई दे रही है विशाल। ओके। लेकिन इसमें फैक्टर एक बहुत बड़ा बनेगा मॉनसून। इस साल जो फसलों की पैदावार है जी। वो अगर अच्छी होती है अच्छे मॉनसून की वजह से, तो उसकी वजह से हमें फेस्टिव डिमांड अच्छी दिखाई दे सकती है, और उसके बाद हमको जनवरी फरवरी मार्च तक फिर हमको ऑटो सेक्टर में डिमांड अच्छी नज़र आ सकती है। तो सर गुड न्यूज़ ये माने कि जो स्टॉक पाइलअप है, जो 52,000 करोड़ या 50,000 करोड़ के आसपास का कहा जा रहा है कि जो इन्वेंट्रीज बची हुई है वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। देखिए, उसका असर दिखाई देगा आपको अक्टूबर नवंबर से, जब फेस्टिव सीजन आएगा। और इस बार तो एक और फैक्टर भी है कि जो फेस्टिवल्स हैं वो जल्दी पड़ रहे हैं। क्या तब तक क्रॉप्स की जो कटाई होकर नई फसल की बुआई चालू हो जाएगी, ये कुछ चीज़ें भी देखनी होंगी। जी। एक और अंतिम सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये भी कहा जाता है कि जो कंपनियां हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बहुत कम समय में नए मॉडल्स को भी लाती हैं, बाजार में एंट्री करती हैं। इस वजह से भी कहा जाता है कि जो पुराने मॉडल्स हैं वो बिकते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो नया नवीनतम मॉडल है उसको खरीदा जाए। इस वजह से भी स्टॉक पाइलअप होता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है या नहीं? नहीं, स्टॉक पाइलअप पुराने मॉडल्स की वजह से होना मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि नए मॉडल आ रहे हैं तो पीछे भी जो आया मॉडल वो भी कभी नया रहा होगा, तो लोगों की खरीदारी का दरअसल उस वजह से इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड को लेकर ग्लोबल मार्केट में ज़बरदस्त हलचल है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिका का नया फैसला, जिसमें 1 किलो और 100 ऑन्स गोल्ड बार पर अचानक टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स लगा दिया गया है। यह फैसला सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड, भारत जैसे कई बड़े गोल्ड एक्सपोर्टर्स को झटका दे सकता है। इससे न सिर्फ कॉमेक्स पर ट्रेड होने वाले गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, बल्कि भारत जैसे देशों में सोने के दाम पर भी असर पड़ सकता है। प्रवीण सर, ट्रंप ने एक और बम फोड़ दिया। कितने रुपए महंगा हो जाएगा सोना, ये सबसे कॉमन सवाल है सर। ट्रंप का और स्विट्जरलैंड का जो तनाव है, जैसा भारत और अमेरिका का तनाव है, वैसा ही उनके साथ है। 39% का टैरिफ स्विट्जरलैंड पे लगा है, और उसके साथ उन्होंने जो 1 किलो का जो बार है गोल्ड का, उस पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, जो अब तक नहीं था। इसके साथ ही कीमतों में गोल्ड की इजाफा होना शुरू हो गया है। स्विट्ज़रलैंड सबसे बड़ा रिफाइनर है गोल्ड का, तो ये पूरा इम्पैक्ट असल में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है कि वहाँ जो लैंडेड कॉस्ट है गोल्ड की अब वो बढ़ेगी। ये असर पूरी की पूरी दुनिया में इसका दिखाई देगा विशाल। जी। तो कहा जा रहा है सर कि 100 से $150 प्रति ऑन्स तक की तेजी देखने को मिल सकती है। तो यानी मतलब समझे सर, मोटा मोटी 10,000 रुपये तक महंगा हो जाएगा सोना। बिल्कुल हो सकता है सोना महंगा पूरी दुनिया में। और आप अगर इस साल की भी बात करेंगे तो गोल्ड लगातार महंगा हो रहा है। मार्केट इसमें एक और चक्कर भी है, बाजारों में असल में ट्रंप की वजह से गिरावट आनी शुरू हो गई है, मार्केट्स गिरने लगे हैं। FIIs को लेके ये माना जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में कम से कम भारतीय बाजार से निकासी शुरू कर सकते हैं। और चीन में पैसा जा रहा है सर, और वो निकासी अगर होगी, अनसर्टेनिटी मार्केट्स में क्रिएट होगी, तो फिर जब ऐसी पूरी परिस्थिति होती है तो उसमें सेफ हेवन बनता है गोल्ड। और इस वजह से गोल्ड को लेके एक बार फिर से रुझान पैदा हो सकता है। अप्रैल के बाद हमने देखा थोड़ा मार्केट रिकवर होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अब ये लग रहा है कि और अब तक अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के दाम 25,000 रुपये बढ़ चुके इसी साल। जी।
तो क्या गोल्ड को लेके जो, और अभी भी 1 लाख रुपए के ऊपर है, तो क्या गोल्ड में आने वाले टाइम में और शार्प एक तेजी दिखाई देगी? ये एक बड़ा अहम सवाल ये होता है सर, जो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो ये उन निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो बड़े अच्छे फायदे का सौदा है जो गोल्ड लेकर बैठे हुए हैं, यानी जो पोजीशंस अपना गोल्ड में रख रखे हैं या फिजिकल रख रखा है या बाहर रख रखा है, उनको फायदा है। लेकिन नए इन्वेस्टर्स या मान लीजिए जिनको शादी ब्याह करना है या जिनको और भी काम करनी है, उनके लिए क्या सलाह होगी सर? क्या उनके लिए वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी बेहतर है या क्या करें? उनके पास क्या ऑप्शन है? SIP कर लें क्या? नहीं, देखिए, इस वक्त दुनिया भर का जो माहौल है वो इतना अनिश्चित है कि इसमें किसी एक तरह का कोई वन साइडेड आप किसी को सलाह दे नहीं सकते, या आप किसी एक कोई डिसीजन आप ले नहीं सकते। डिपेंड ये करता है, मान लीजिए जिसके घर में शादी है, मान लीजिए अगले महीने, अब उसके पास ऑप्शन क्या है जी? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, चाहे सोना 1 लाख हो चाहे 1.25 लाख हो, उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी खरीदने की। कब पहले मान लो 100 ग्राम खरीदना चाहता हो, अब वो 75 ग्राम खरीदे, या 20 ग्राम खरीदना हो तो वो 15 ग्राम खरीदे। लेकिन आपको घर में अगर शादी और भारत में इमोशनल कनेक्ट जिस हिसाब का है, वो चाहे 1 लाख पहुँचे चाहे 1.25 लाख पहुँचे, लोगों के चाहे बजट दूसरी जगह कट हों, लेकिन लोग गोल्ड खरीदते हैं क्योंकि देना होता है, बाकी चीज़ें हैं जी। अब ये सिचुएशन हर फैमिली या हर खरीदार के हिसाब से अलग अलग होगी। उसका आउटलुक क्या है? अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा है, वो रुक सकता है कि भाई मैं अभी वेट कर लेता हूँ, हो सकता है मार्केट संभले, गोल्ड थोड़ा नरम हो, तब खरीदा जाए। तो बहुत सारे असल में इसमें ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जो इंडिया तक सीमित नहीं है, जो पूरे के पूरे ग्लोबल सिनेरियो के साथ लिंक्ड हैं। इसीलिए गोल्ड में फैसला करना भी बड़ा, मतलब जल्दबाजी तो खैर कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे गोल्ड हो चाहे स्टॉक हो। बाकी जी सर, एक और खबर है जो इससे जुड़ी हुई है, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो है कि गोल्ड इंपोर्ट पर भारत की जो पॉलिसी है और ड्यूटी स्ट्रक्चर पर, उस पर भी कहा जा रहा है कि क्या विचार करने की ज़रूरत पड़ सकती है क्या, ये ट्रम्प साहब के जो ये कदम है उनका, उसकी वजह से? नहीं, भारत को देखिए, भारत तो मान लीजिए नेट इंपोर्टर है गोल्ड का, तकरीबन 700-800 टन के आसपास सालाना गोल्ड का इंपोर्टर है जी। और गोल्ड को लेके जो ड्यूटी है उसको भी घटाया था बजट में जी। अब इसके बाद सरकार और तो ड्यूटी घटा नहीं सकती, मुझको जहाँ तक लगता है। केवल एक स्मगलिंग का मसला था जिसकी वजह से सरकार ने गोल्ड पे अपनी ड्यूटी को घटाया था। सरकार एक पॉलिसी लेके आई थी गोल्ड मोनेटाइजेशन की, वो सफल हुई नहीं। यानी आपके पास दूसरा ऑप्शन ये था, एक जो वर्केबल था, कि घर पे जो पड़ा हुआ सोना, जिसको माना जाता है कि 25,000 टन के आसपास देश में इंडियन वुमेन्स के पास, हाँ, महिलाओं के पास या परिवारों के पास गोल्ड है, उसको किसी तरह से आप गला के उसको मार्केट में ला सकते थे। वो योजना सरकार की सफल हुई नहीं। तो फिर मामला वहीं बचता है कि आखिर इंपोर्ट करना है गोल्ड का, और गोल्ड के इंपोर्ट का बिल भी है। तो अब उसमें सरकार, मुझे लगता नहीं कि गोल्ड के इंपोर्ट पे किसी तरह का पॉलिसी चेंज करेगी। अब प्रवीण सर, एक लास्ट सवाल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आती थी या तमाम तरह के जो रिपोर्ट्स आते थे, जो कहते थे कि अब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, या जो सोने की मात्रा जिसमें कम हो और ज़्यादा नगीना लगा हुआ हो, वो ज्वेलरी ज़्यादा बिकती हुई नजर आएगी। फिर ये ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी जो कहा गया कि अब 22 कैरेट जो सोना है उसकी कीमतें ज़्यादा हैं, तो अब लोग जो प्रेफर कर रहे हैं वो 18 कैरेट का जो है ऑर्नामेंट्स का ही है, गोल्ड का ही, उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक चेंज इन बिहेवियरल सेंस होगा? वो तो शुरू हो चुका है। जब से गोल्ड आप समझिए कि इतने हाई प्राइसेस पे पहुंचा है, पिछले 1-1.25 साल में अगर हम देखें तो गोल्ड की खरीदारी का बिहेवियर चेंज हुआ है। जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने भी इस हिसाब से ट्वीक करना शुरू किया है। हल्के ऑर्नामेंट्स या जो स्टड्स जिनमें लगे हुए हैं, मान लीजिए डायमंड या बाकी इस तरह के नग जो हैं, उस तरह के उनकी मांग बढ़ी है। जहाँ तक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी शादी विवाहों में देने के लिए थोड़ा लोग वो करते हैं, उसमें प्रेस्टीज का इश्यू होता है। बाकी ये 18 कैरेट गोल्ड में बनाना या स्टड्स का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें अपने अपने बजट के हिसाब से, और ये ट्रेंड बढ़ेगा जैसे जैसे दाम गोल्ड के और बढ़ेंगे। सब में सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है जिन्होंने, जो रॉबर्ट कियोसाकी साहब का जो बयान है उसको माना और उनके हिसाब से चला, तो उसको फायदा होता हुआ दिख रहा है। सबसे ज़्यादा फायदे में तो भारतीय महिलाएं हैं जो सदियों से गोल्ड को स्टॉक किए हुए हैं, और जो अब इसको इमोशनल कनेक्ट के तौर पर भी अगर आप देखें कि भारतीयों का लगाव होता है, और तमाम तरह के जो फाइनेंशियल जानकार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो लगातार कहते गोल्ड क्यों खरीदना, गोल्ड खरीदना बेकार है।
लेकिन अब आप देखिए, जिन्होंने 70-80 के दशक में के जो लोग होंगे, जिन्होंने तब गोल्ड खरीदा होगा, उनसे आप आज पूछिए कि उनके गोल्ड के ने कितना रिटर्न दिया है जी। उस वक्त के हिसाब से आज के हिसाब में। कभी किसी ने 100 रुपये तोले या 100 रुपये का 10 ग्राम सोना खरीदा होगा, और आज 1 लाख 1.25 लाख रुपए उसकी कीमत है, 1 लाख रुपए कीमत है मान लीजिए, तो आप समझिए कि उसका रिटर्न क्या हुआ। तो गोल्ड एक ऐसा असेट है जो आपको इमरजेंसी से लेके और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आप देखें, जो स्टॉक्स का तो कोई भरोसा है नहीं, आज कंपनी चल रही है, कल पता चला डूब गई, तो उस लिहाज में ना एक सॉलिड रिटर्न के तौर पे भारतीय मानते आए हैं, और उनकी वो सोच सही भी साबित हो जाती है। टाइम टेस्टेड चीज़ है बेसिकली सर, उनका सोच तो ये भी है सर कि तमाम एसेट क्लास को बीट कर सकता है गोल्ड। आप उनको कितना भी आप उनको फाइनेंशियल अब लिटरेसी। इसी साल अगर मान लीजिए 24-25% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है, तो मार्केट्स के रिटर्न कहाँ है, गोल्ड का रिटर्न कहाँ है, बताने वाली बात नहीं। हाँ। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।